स्वागत। आज हमारे हाथ सदी का संक्रांति काल नाम के एक लेख से कुछ हिस्से लगे हैं और इसमें एक ऐसा आइडिया है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा। हाँ, आइडिया ये है कि किसी सदी को एक इंसान की जिंदगी की तरह देखा जाए, मतलब उसके अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे के साथ। हाँ, ये एक दिलचस्प फ्रेमवर्क है। इतिहास को देखने के कई तरीके होते हैं, मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, लेकिन उसे एक जीवन चक्र के रूप में देखना एक नया नजरिया देता है। बिल्कुल। और इस सोर्स का जो मुख्य तर्क है ना, वो ये है कि जैसे इंसान की जिंदगी में 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल्य, किशोर, युवा और प्रौढ़। हाँ, बिल्कुल। तो वैसे ही एक सदी के भी 4 पहर होते हैं और हर पहर 25 साल का। तो इसके हिसाब से हम 21वीं सदी के पहले 25 साल, यानी इसकी बाल्यावस्था, वो पार कर चुके हैं। और अब हम दूसरे पहर में दाखिल हो रहे हैं, जिसे सोर्स ने सदी की किशोरावस्था मतलब एडोलेसेंस कहा है। 2025 से 2050 तक का दौर। तो आज की हमारी पड़ताल का जो सेंट्रल सवाल है वो यही है, क्या 21वीं सदी का ये किशोर एक शानदार भविष्य की तरफ बढ़ रहा है या फिर तबाही की तरफ? किशोरावस्था पे जाने से पहले क्या हम 1 मिनट के लिए सदी के बचपन पे बात कर सकते हैं, मतलब 2000 से 2025 का दौर? हाँ, अच्छा सवाल है। क्या उस दौर की घटनाएं एक बच्चे के स्वभाव से मेल खाती हैं? मेरे दिमाग में तो जैसे 9/11, इंटरनेट का जबरदस्त फैलाव, फिर सोशल मीडिया का जन्म, 2008 का आर्थिक संकट, ये सब आता है। देखिए, अगर हम उस दौर को देखें तो उसमें एक तरह की कह सकते हैं मासूमियत और खोज की भावना थी। अच्छा। इंटरनेट और सोशल मीडिया का उदय वो एक बच्चे के दुनिया को पहली बार समझने जैसा था। अपार संभावनाएं थीं, नए कनेक्शंस बन रहे थे, लेकिन खतरों का अंदाजा वो बहुत कम था। सही बात है। और 9/11 और 2008 का संकट शायद वो पहली बड़ी चोटें थीं जो एक बच्चे को एहसास दिलाती हैं कि दुनिया मतलब उतनी सुरक्षित नहीं है जितना वो सोचता था। तो हाँ, उसमें एक तरह का भोलापन था जो बचपन की पहचान है। नींव रखी जा रही थी पर व्यक्तित्व अभी बन रहा था। ठीक है, तो वो नींव रखी जा चुकी है। अब आते हैं आज पर। सदी अपनी किशोरावस्था में है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में तो उथल-पुथल, बगावत, ड्रामा, ये सब आता है। हाँ बिल्कुल, सोर्स भी यही कहता है कि ये अवस्था उथल-पुथल की ही होती है। पर ये उथल-पुथल हमें असल दुनिया में कहाँ दिख रही है? मेरा मतलब है, ये सिर्फ एक शब्द है या इसके कुछ ठोस उदाहरण भी हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी हकीकत है। और ये उथल-पुथल हर स्तर पर है। आप तकनीकी स्तर पर देखिए, एआई जैसी टेक्नोलॉजी रातों रात पूरे पूरे प्रोफेशन को बदलने का दम रखती है। ये उस किशोर की तरह है जिसे अचानक कोई सुपर पावर मिल गई हो और उसे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करें। सही। सामाजिक स्तर पर देखिए, दुनिया भर में युवा पीढ़ी क्लाइमेट चेंज, जेंडर आइडेंटिटी, इन सब मुद्दों पर पुरानी व्यवस्थाओं को सीधे सीधे चुनौती दे रही है। बिल्कुल एक तरह की बगावत है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई किशोर अपने माँ बाप के बनाए नियमों पर सवाल उठाता है। और राजनीतिक स्तर पर तो हम देख ही रहे हैं, पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, नए शक्ति केंद्र बन रहे हैं। ये सब एक पहचान बनाने की जद्दोजहद है, जो किशोरावस्था का सबसे बड़ा लक्षण है। आपने पहचान बनाने की बात की, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पर सोर्स एक और दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि इस अवस्था में जोश नया होता है और समझ थोड़ी कम होती है। हम्म। ये सुनने में थोड़ा मतलब कठोर लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि आज की जो पीढ़ी बदलाव ला रही है, वो बिना सोचे समझे काम कर रही है? मुझे नहीं लगता कि सोच का मतलब बेवकूफी से है। कम समझ का मतलब यहाँ शायद अनुभव की कमी से है। अच्छा। देखिए, एक किशोर के पास ऊर्जा होती है, आदर्शवाद होता है, दुनिया को बदलने का जुनून होता है, लेकिन उसके पास अक्सर अपने एक्शन के दूसरे और तीसरे स्तर के परिणामों को समझने का तजुर्बा नहीं होता। वो आवेग में फैसले ले सकता है। लेकिन कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि आज की डिजिटल पीढ़ी के पास जितनी जानकारी है, वैसी तो इतिहास में किसी पीढ़ी के पास थी ही नहीं। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो क्या ये अनुभव की कमी की भरपाई नहीं करता? शायद उनकी समझ अलग तरह की है, कम नहीं। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। जानकारी तक पहुंच अभूतपूर्व, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जानकारी और ज्ञान में फर्क होता है, और ज्ञान और बुद्धिमानी में तो और भी बड़ा फर्क है। इसको थोड़ा और समझाइए। जैसे आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं कि आग से कैसे नहीं जलना चाहिए, ये जानकारी है। ठीक है। जब आप एक बार जल जाते हैं तो आपको उसका ज्ञान होता है। और बुद्धिमानी ये जानने में है कि आग का इस्तेमाल रोशनी और गर्मी के लिए कैसे किया जाए बिना घर जलाए। वाह। सोच शायद इसी बुद्धिमानी की तरफ इशारा कर रहा है।
हमारे पास डेटा और ऊर्जा का विस्फोट है, लेकिन उसे सही दिशा देने वाली बुद्धिमत्ता वो अभी विकसित हो रही है। ये किशोरावस्था वाली बात सुनकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। हमें लगता था कि हमारे पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है हाँ हाँ, बिल्कुल। और हमसे पहले वाली पीढ़ियों ने सब गड़बड़ किया है। शायद हर पीढ़ी इस दौर से गुजरती है, लेकिन अब तकनीक की वजह से इसका पैमाना और असर दोनों ही वैश्विक हो गए हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फर्क पैमाने का ही है। पहले एक पीढ़ी का आदर्शवाद एक देश या एक समाज तक सीमित रह सकता था। आज एक विचार या एक आंदोलन मिनटों में पूरी दुनिया में फैल सकता है। हाँ, ये तो है। ये नया जोश तकनीक से सुपरचार्ज हो गया है, इसीलिए इसके परिणाम भी बहुत बड़े हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। पर यहाँ एक खतरा भी है। क्या ये रूपक, मतलब ये जो एनालॉजी है, ये चीजों को कुछ ज्यादा ही सरल तो नहीं बना रहा? क्या मतलब? क्या हम जटिल भू राजनीतिक मुद्दों को या आर्थिक संकटों को सिर्फ किशोरों वाली हरकतें कहकर नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? कहीं ये हमें असल मुद्दों की जटिलता समझने से रोक तो नहीं रहा? देखिए, ये इस रूपक की सबसे बड़ी सीमा है और सबसे जरूरी चेतावनी भी। इसे एक शाब्दिक सच्चाई के तौर पर नहीं, बल्कि सोचने के एक टूल के रूप में देखना चाहिए। एक फ्रेमवर्क की तरह। बिल्कुल। बेशक असल दुनिया की समस्याएं बहुत जटिल हैं, लेकिन ये रूपक हमें उन समस्याओं के पीछे की जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है, उसे समझने में मदद करता है। मतलब क्या हो रहा है से ज्यादा ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? हाँ, बिल्कुल यही। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि सामूहिक चेतना का विकास भी है। ठीक है, तो ये एक टूल है जो हमें हमारे समय के मूड को समझने में मदद करता है। और अगर मूड किशोर वाला है तो इसमें जोखिम भी बहुत होंगे, जैसे कोई टीनेजर जिसके हाथ में पहली बार फरारी की चाबी आ गई हो। हाँ। उसके पास स्पीड है, एक्साइटमेंट है, लेकिन सड़क के हर नियम और हर खतरे का अंदाजा अभी नहीं है। और ये कार की चाबी वाला उदाहरण डरावना भी है। क्यों? क्योंकि जब एक किशोर गलती करता है तो उसका असर सीमित होता है, शायद उस पर और उसके परिवार पर। लेकिन जब एक पूरी सदी की पीढ़ी जिसके हाथ में एआई, न्यूक्लियर कोड्स और इस प्लैनेट की इकोलॉजी जैसी शक्तियां हों, वो गलती करती है, तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। यह एक दो-धारी तलवार है। इसी ऊर्जा से हम क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या का हल निकाल सकते हैं, और इसी ऊर्जा से हम एक दूसरे से लड़कर सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। और यहीं पर सोर्स हमें एक सलाह देता है या एक चेतावनी। उसमें लिखा है, बुद्धिमानी इसी में है कि दिल में धधकती आग को ठहर कर सही दिशा देते जाएं। मुझे ये ठहर कर शब्द बहुत दिलचस्प लगा। आज की दुनिया में ये संभव कैसे है जब हर चीज इतनी तेजी से हो रही है? तो जो ठहरेगा वो पीछे नहीं रह जाएगा। ठहर कर, ये शब्द आज के दौर में शायद सबसे क्रांतिकारी शब्द है। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया तात्कालिकता पर बनी है। इंस्टेंट न्यूज़, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिएक्शन। सही बात है। ऐसे में रुकना, सोचना और विचार करना एक विद्रोह जैसा काम बन जाता है। सोर्स का ये सुझाव नहीं है कि हम रुक जाएं या विकास को रोक दें। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हम रिएक्ट करने से पहले रिफ्लेक्ट करें। आवेग में बहने के बजाय हम अपनी सामूहिक ऊर्जा की दिशा तय करें। पर ये सही दिशा क्या है, इसे तय कौन करेगा? ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक और दार्शनिक सवाल है। बिल्कुल, और सोर्स इसका कोई आसान जवाब नहीं देता। शायद सही दिशा का मतलब है ऐसी दिशा जो लंबी अवधि में सबके भले के लिए हो, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के छोटे-मोटे फायदे के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। किशोरावस्था की ऊर्जा अक्सर अभी पर, इसी पल पर केंद्रित होती है। सोर्स हमें बाद में के बारे में सोचने के लिए कह रहा है। मतलब एक तरह से सामूहिक आत्मनियंत्रण और दूरदर्शिता की अपील है। हाँ, जैसे एक किशोर को यह सीखना पड़ता है कि पार्टी करने के बजाय पढ़ाई करने का फायदा लंबे समय में मिलता है, वैसे ही हमें एक समाज के तौर पर यह सीखना होगा। दिल में धधकती आग, ये लाइन भी बहुत पावरफुल है। ये इस ऊर्जा को नेगेटिव नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसे आग की तरह देखती है, जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो चुनौती आग को बुझाने की नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाने की है, उसे एक इंजन में बदलने की, न कि जंगल की आग बनने देने की। ये आशावाद और यथार्थवाद का एक सुंदर संतुलन है। सोर्स इस नई ऊर्जा को खारिज नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी क्षमता को पहचान रहा है। वो कह रहा है कि इस अपार क्षमता को बर्बाद होने से रोकने के लिए ज्ञान, धैर्य और बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ेगी। और सोर्स इस बात को एक बहुत ही मानवीय भावना के साथ खत्म करता है।
वो कहता है क्योंकि परिणाम की आशा हम हमेशा ही उत्तम ही रखा करते हैं। इसे अगर आज की भाषा में कहें तो आखिर में हम सब चाहते तो यही है कि नतीजा अच्छा निकले। ये लाइन जैसे पूरी बात को एक साथ बांध देती है। हाँ, ये एक तरह से हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाती है। अच्छे नतीजे अपने आप नहीं आते, वो सही समय पर लिए गए सही फैसलों का नतीजा होते हैं। हम सब एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, एक उत्तम परिणाम, लेकिन ये सिर्फ इच्छा रखने से नहीं होगा। इसके लिए इस किशोराबाई दौर में समझदारी से काम लेना होगा। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये सोर्स हमें बता रहा है कि ये सदी का एक निर्णायक मोड़ है। इस किशोर अवस्था में यानी अगले 20-25 सालों में हम जो फैसले लेंगे और जो दिशा तय करेंगे, हाँ, वही ये तय करेगा कि सदी अपनी युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था में कैसी होगी। ये सिर्फ आज के बारे में नहीं है, ये आने वाले 50-75 सालों की नींव रखने के बारे में है। बिल्कुल, जैसे किसी इंसान की जिंदगी में 15 से 25 साल की उम्र उसके पूरे वयस्क जीवन की दिशा तय कर देती है। उसकी आदतें, उसके रिश्ते, उसका करियर। सही। वैसे ही ये दशक और आने वाला दशक इस पूरी सदी की कहानी लिखेंगे। हम इतिहास के एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि हम 21वीं सदी की किशोरावस्था में जी रहे हैं। एक ऐसा समय जो उथल-पुथल, नई ऊर्जा, बगावत और जाहिर है बड़े जोखिमों से भरा है। सोर्स का केंद्रीय संदेश साफ है। इस दौर की अपार ऊर्जा को बिना सोचे समझे बहने देने के बजाय इसे बुद्धिमानी और धैर्य के साथ एक सकारात्मक दिशा देना जरूरी है। चुनौती आग को बुझाना नहीं, बल्कि उसे एक रचनात्मक शक्ति में बदलना है। और यहाँ एक विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है, जो हमें इस चर्चा से आगे ले जाता है। बताइए। सोर्स ने सदी के 4 चरणों का जिक्र किया है: बाल्य, किशोर, युवा और प्रौढ़। अगर हम अभी किशोरावस्था की उथल-पुथल में हैं और मान लें कि हम ठहर कर सही फैसले ले पाते हैं, हाँ, तो इस सदी की युवावस्था कैसी दिखेगी? यानी 2050 से 2075 का दौर कैसा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या युवावस्था में ये जोश और ऊर्जा एक स्थिर और रचनात्मक रूप ले लेगी? क्या हम आज के संघर्षों से सीखकर एक ज्यादा मैच्योर समाज बनेंगे? या फिर किशोरावस्था की गलतियां युवावस्था में बड़े संकटों का रूप ले लेंगी। और उससे भी आगे जाकर इसकी प्रौढ़ावस्था, मतलब इसकी परिपक्वता का स्वरूप क्या होगा? 2075 के बाद का समय, क्या वो ज्ञान और शांति का दौर होगा, जैसा हम एक बुद्धिमान बुजुर्ग में देखते हैं? या फिर वो थकावट और पतन का दौर होगा? हाँ, इस किशोरावस्था में हम जो बीज बो रहे हैं, उनसे कैसा पेड़ उगेगा? ये सवाल हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है कि हम आज जो कर रहे हैं, उसकी गूंज कितनी दूर तक जाएगी।